नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे एक अपील है। वो ये कि मतांतर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए आप जितना संभव हो सके उतना मतांतर की मदद करिए। जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अंशदान करिए। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पर। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो फंस गई है और इनके लिए अब मामला आगे कुआं और पीछे खाई का है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं उसी पर हम लोग बात करेंगे और ऐसा कहने की दो वजह है। एक तो यूजीसी रेगुलेशन है और दूसरा बीजेपी का अपना ही दांव है जिसमें वो बुरी तरह से फंसी हुई है। पहले उस दांव की बात करते हैं। आप देखिए, जो भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ क्या होता है कि चुनाव के दरमियान ढेर सारी घोषणाएं बीजेपी की तरफ से की जाती हैं, कई सारे लोक लुभावने वादे किए जाते हैं। अच्छा, चूंकि वहां वो खुद सरकार में होते हैं इसलिए एक तरह से कहा जाए कि डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहां पर जो सरकारें हैं उन्होंने भी यही खेल शुरू कर दिया है। अब देखिए, असम में तो बीजेपी की सरकार है तो उसको छोड़ दीजिए। आप देखिए तमिलनाडु में क्या हो रहा है, आप देखिए केरल में क्या हो रहा है। खैर, केरल में तो बीजेपी कोई प्लेयर नहीं है इसलिए वहां बात नहीं करते हैं। तमिलनाडु में सर्वे और में बताया जा रहा है, लेकिन वो वहाँ कोई दाल गलेगी भाजपा की उसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी वहाँ तो एक तरह से कहा जाए कि फ्री बीज की पॉलिटिक्स का अपना एक चलन रहा है। इसे लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट तक नाराज हो गया था। लेकिन अब यह है कि साहब वोट चाहिए तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं और जिस तरह की वो सुविधा मुहैया कराती है वो जाहिर तौर पर बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला। चूंकि बीजेपी तो इस कोशिश में लगी हुई है कि वहां वो जीत सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी वही दांव खेल रही हैं जो ये लोग अपने यहां खेलते हैं, यानी पूरा खजाना खोल दिया जाएगा ऐसा वादा उन्होंने कर दिया। अच्छा, वो सरकार में भी है। अब बीजेपी के सामने क्या संकट है? बीजेपी अब ना डीएमके को कह सकती है कि ये फ्री बीच की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ना ममता बनर्जी को कह सकती है कि फ्री बीच की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी खुद फ्री बीच की पॉलिटिक्स में एक तरह से कहा जाए कि आकंठ डूबी हुई है। वैसे इसे फ्री बीज नहीं कहा जाना चाहिए। ये एक लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसका दायित्व है कि आप अपनी आवाम की जो है देखभाल करें, उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मुहैया कराएं। लेकिन इसे फ्रीबीज का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ज्यादा जरूरी यह है कि आप शिक्षा के साधन उपलब्ध कराएं, सरकारी स्कूल बेहतर हों, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हों वो बेहतर हों। तो इस पर जाने के बजाय, यानी लोक कल्याणकारी राज्य का मसला ये होता है कि आप अपनी आवाम को इंपावर करें ताकि वो सक्षम हो रोजगार के लिए, वो अपनी आय खुद पैदा करने के लिए। लेकिन अभी तो अलग खेल चल रहा है कि शायद खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो खैर, ये जो चलन चला है उस चलन में ना बीजेपी पीछे है और ना दूसरे दल पीछे हैं। तो अब बीजेपी ये नहीं कह सकती कि साहब देखिए ये फ्री बीच की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहेंगे तो फिर उठेगा कि साहब आपके यहां क्या हो रहा है, और नहीं कहेंगे तो भी संकट है। तो आप देखिए बीजेपी किस तरह से अपनी ही राजनीति में फंसी है। आपको ध्यान होगा कि एक दौर में किस तरह से भाजपा घेरती थी कि देखिए ये लोग फ्री बीज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आज संकट यह है कि खुद ये पार्टी उसी में आकंठ डूबी हुई है। तो अभी देखिए चुनाव चल रहा है लेकिन वहां बीजेपी इस तरह का दावा नहीं कर सकती, और अगर बीजेपी दावा कर रही है तो आप ये मान कर चलिए कि एक तो वैसे ही किरकिरी हो रखी है भाजपा की और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए भी इनको शांति रहना है। दूसरा आते हैं यूजीसी रेगुलेशन पर। देखिए इस पर स्टे वगैरह लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा भारी संकट है। संकट यह है कि मैंने क्यों कहा कि यहां भी आगे कुआं और पीछे खाई है। ये इसका समर्थन कर रहे हैं, मतलब अगर पीएम या आप कहें कि बीजेपी के बड़े नेता अगर इसका समर्थन करते हैं तो इनके लिए समस्या है। यानी यूजीसी रेगुलेशन का अगर आप समर्थन कर रहे हैं तब तो जो कोर है वो तो बिदक जाएगा। और कोर में भी आप देखिए वो जो हिंदुत्व की वजह से जुड़ा हुआ है,
और अगर आप विरोध करते हैं तो क्या होगा? आपने जिन्हें जोड़ने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है वो भाग जाएंगे। तो समस्या जो है वो भाजपा के सामने बहुत गंभीर है, दोनों ही मसलों पर। और तीसरी चीज जो इनके लिए बड़ा आप ये कहें कि संकट पैदा करने वाली है 4 मई के बाद, वो क्या है? देखिए, इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वैसे 5-1 माना जा रहा है, यानी कहा जा रहा है कि असम में ये लोग निकल सकते हैं और वहां संभावना है इनके लिए। तो अगर 4-1 रहा तो आप सोचिए कि ये जो यूजीसी वाला मसला है तो कितना और जोर पकड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है ना कि कैसे आपको उदाहरण देता हूं, एसआईआर जब हो रहा था तो उसे लेकर राहुल गांधी ने बिहार में बड़ा माहौल बनाया, और जब नतीजा आया तो कहा गया कि साहब एसआईआर को लेकर जो अभियान राहुल गांधी चला रहे थे उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसी तरीके से यूजीसी रेगुलेशन को लेकर जो विरोध दर्ज किया जा रहा है सामान्य वर्ग की तरफ से, अब आप सोचिए कि नतीजों के बाद ये तो कहा ही जाएगा कि साहब आप कुछ भी कहिए, यूजीसी का असर तो है ही है। और देखिए, यह बात सही है कि उन राज्यों में यूजीसी को लेकर उस तरह का कोई माहौल नहीं है। इस रेगुलेशन को लेकर जो तमाम सारी आप ये कहें कि चीज़ें चल रही हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग जगह जगह सभाएं कर रहे हैं और जुट रहे हैं और वहाँ पर ज्ञापन वगैरह सौंपा जा रहा है, ये सब हिंदी पट्टी में हो रहा है। लेकिन अगर बीजेपी आप ये समझिए पश्चिम बंगाल जीत जाए तब तो उनको एक बहाना मिल जाएगा कि साहब देखिए आपके यूजीसी का क्या हुआ। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में इनकी दाल नहीं गली तो, और जिस तरह की जो सर्वे वगैरह आ रहे हैं वो सर्वे तो यही बता रहे हैं, खैर अगर हम सर्वे को एक तरफ रखें तो भी जिस आप ये कहें पॉलिटिक्स को बीजेपी ने शुरू किया है, या जिसे आप एक तरह से कहें कि आगे बढ़ाया, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पीछे जो है आप देखिए महाराष्ट्र का चुनाव गया, उसके पहले हरियाणा का चुनाव गया और अभी हाल में बिहार का चुनाव गया। इन चुनावों में और इसके पहले 2023 में आप देख लीजिए मध्य प्रदेश का चुनाव। तो ये वो चुनाव है जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो जिसे फ्रीबीज की पॉलिटिक्स कहा जाता है उसको बीजेपी ने किस तरह से ओन किया, और अब वही सारी चीजें जो है विपक्ष भी ओन कर रहा है, और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वो उसे भर भर के ओन कर रही हैं। तो अब वो जब भर भर के ओन कर रही हैं तो उनको बाहर कर पाना जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी का संकट जो है वो बढ़ने वाला है, और वैसे भी यूजीसी रेगुलेशन को लेकर स्टे ही लगा हुआ है। बड़ी चीज यह है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ जवाब वगैरह भी दाखिल होगा, लेकिन चूंकि सुनवाई हुई नहीं तो जवाब दाखिल हुआ नहीं। लेकिन जो पिटिशनर है, सरकार जब जवाब देती है तो कम से कम जो पिटिशनर हैं उनको तो कॉपी दी ही जाती है कि चलिए हमारा जवाब तैयार है, तो कॉपी उनको भी पकड़ा दी जाती है। तो ये माना जा रहा है कि चूंकि जो पिटिशनर हैं यूजीसी रेगुलेशन वाले मसले में उनको कॉपी नहीं मिली है, तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दरअसल सरकार ने कोई जवाब तैयार नहीं किया। यह अनुमान लगाया जा रहा, हो सकता है सरकार ने तैयार किया हो और उसको लगा हो कि पिटिशनर को देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो जवाब है अगर वो जवाब बाहर आ गया तो हो सकता है सरकार के लिए नुकसानदायक हो जाए। तो इसलिए भी माना जा रहा है कि संभवतः जवाब नहीं तैयार हुआ। लेकिन जो भी परिस्थिति हो, अपना कहना यह है कि दोनों ही जो हालात हैं बीजेपी के लिए वो बहुत ठीक नहीं कहे जा सकते। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सरकार अगर चेत गई तब तो ठीक है, और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चेती तब आप समझिए कि इनके लिए संकट बढ़ता जा रहा है। ताज्जुब इस बात का है कि जो सरकार फीडबैक पे काम करती है, जिस सरकार के पास हर तरह की सूचना होती है, क्या उस सरकार के पास यूजीसी वाले मामले में, देखिए जो थोड़ा बहुत भी नाराजगी है, हम यही मान लें जो लोग कह रहे कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा,
हम उन्हीं की बात मान ले रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस कभी कभी लोग रामलीला मैदान में जुट जाते हैं, कभी कभी लोग जो है जयपुर में जुट जाते हैं, कभी कभी लोग जो है तमाम शहरों में निकल आते हैं ज्ञापन वगैरह देने के लिए और फिर ज्ञापन देके चले जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई समान वर्ग कुछ कर रहा हो। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं कि उसके समर्थन में भी लोग नहीं निकल रहे हैं, ये भी मान लेते हैं। लेकिन फिर भी सरकार के लिए तो चुनौती यही है। और क्या जो थोड़ा बहुत भी है उसकी जानकारी सरकार को नहीं मिल पा रही है? अगर नहीं मिल पा रही है तब तो सरकार के फीडबैक पर सवाल उठ रहा है कि आखिर में सरकार कैसे ढर्रे पर चल रही है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के लिए ठीक तो नहीं कही जा सकती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।